नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। मिड डे मुद्दा भी हम उसी पर करेंगे। दावा करने वाला कोई आम आदमी नहीं है, कोई सिगुफेबाज नहीं है। दावा करने वाला व्यक्ति पत्रकारिता में 5 दशक गुजार चुका है। दावा करने वाला व्यक्ति संसद भवन में विराज चुका है। कुमार केतकर सीनियर, बहुत ही सीनियर, मतलब आज की तारीख में जो लोग हैं हमारे बीच, उनमें सबसे सीनियर जर्नलिस्ट में से एक कुमार केतकर। सांसद भी रहे, राज्यसभा में विराजे। उन्होंने जो दावा किया है, पूरे देश की सियासत को हिला के रख दिया। हमने कई बार चर्चा की, हम और भाऊ जो कई कार्यक्रम करते हैं, पूरे दिन कार्यक्रम करते रहते हैं खबरों पर। 2010 के अन्ना आंदोलन को लेकर के जब जब चर्चा की हमने, एक बात बार बार रेखांकित हुई उसमें कि ये अन्ना आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, ये स्वतः स्फूर्त नहीं था। इसके पीछे कुछ बाहरी ताकतों का हाथ था, सहयोग था, आर्थिक रूप से भी था और कुछ अन्य भी सहयोग था। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत रॉकेट साइंस, हमने कुछ नई पड़ताल कर दी, खोज कर दी। ये इस देश में बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वही ये बात अब जो है रेखांकित करने लगे। लेकिन खुल करके पहली बार किसी सांसद ने कहा है कि 2014 का लोकसभा चुनाव सीआईए और मोसाद की रणनीति के तहत करवाया गया। उस चुनाव के नतीजे, उस चुनाव का डिजाइन, जो आज कई बार डिजाइन की बात होती है तो कहते हैं ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन रिजल्ट्स डिजाइन्ड बाय ज्ञानेश कुमार। 2014 के नतीजे डिजाइन्ड बाय मोसाद एंड सीआईए। सीआईए अमेरिका की खुफिया एजेंसी और मोसाद जो पूरी दुनिया में कुख्यात है, इजराइल की खुफिया एजेंसी। तो क्या मोसाद और सीआईए ने 2014 के रिजल्ट, 2014 के इलेक्शन डिजाइन किए और प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी को? भीतर खाने तो बहुत सारी बातें होती हैं, खुलकर पहली बार ये बात सामने आई है। भाऊ को लाइए, हम तो कोशिश में हैं कि कुमार केतकर साहब स्वयं जुड़ जाएं। स्वागत है भाऊ। और देर सवेर हम उनको लाएंगे भी आपके सामने, उन्हीं की जुबानी उनकी बातें हम सुनवाएंगे। तो देर सवेर थोड़ा समय, क्योंकि तुरंत किसी को भी बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर लाना, बुजुर्ग आदमी हैं, व्यस्त भी रहते हैं, तो लाएंगे आप तक। लेकिन मैं खबर सीधे दिखा दूं आपको, और खबर दिखा के चलेंगे भाऊ के पास। भैया खबर लाइए। देखिए, पूर्व सांसद का सनसनीखेज दावा, 2014 के लोकसभा चुनाव में सीआईए और मोसाद ने रची कांग्रेस को हराने की साजिश। नेक्स्ट, आगे। मोसाद और सीआईए ने बनाया मोदी को पीएम। 2014 चुनाव को लेकर सबसे बड़ा दावा, सियासी गलियारों में आया भूचाल। अब भूचाल तो आएगा ही। आगे जरा भीतर खबर दिखा दूं, उनके स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा तो दिखाई देते हैं आपको, जो अक्षरशः लिखा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद कुमार केतकर ने, हालांकि लिखने वालों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि पत्रकारिता में जो लोग लिखने वाले हैं, इनसे बहुत पहले, इनके एक जनरेशन पहले पत्रकार हैं। तो कुमार केतकर ने बुधवार को एक बड़ा और विवादास्पद बयान दिया। हालांकि हाँ, कांग्रेस से हैं तो विवादास्पद बयान भी हो जाएगा। नरसिंहानंद का विवादास्पद नहीं लिखा था। उन्होंने दावा किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ था। संविधान दिवस के मौके पर मुंबई में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में बोलते हुए केतकर ने कहा कि दोनों एजेंसियों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया था कि कांग्रेस की सीट संख्या 206 से आगे न बढ़े और पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए। केतकर ने याद दिलाया कि 2004 में कांग्रेस ने 145 सीट जीती थी।
2009 में यह आंकड़ा बढ़कर 206 हो गया था। उन्होंने कहा कि अगर यही ट्रेंड जारी रहता तो 2014 में कांग्रेस को 250 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी और वह आराम से सत्ता में वापस आ जाती। लेकिन अचानक सीटें घटकर सिर्फ 44 रह गईं। यह सामान्य जनादेश नहीं था। हालांकि जो है केतकर साहब शायद अभी तक के देखे 14 से तो कोई भी जनादेश सामान्य बात ही नहीं है। अब ये देश ही न्यू नॉर्मल में जी रहा है, असामान्य जनादेशों के साथ जीने वाला लोकतंत्र। पूर्व पत्रकार रहे, चलिए यहाँ पे लिख दिया, केतकर ने दावा किया कि कुछ विदेशी ताकतों को लगा था कि यदि भारत में स्थिर कांग्रेस सरकार या कांग्रेस नीति गठबंधन फिर से सत्ता में आया तो वे भारत में अपनी नीतियां लागू नहीं कर पाएंगे और ना ही यहाँ अपनी मनमानी चला पाएंगे। उन्होंने कहा कि इसीलिए खेल शुरू हुआ था। तय हुआ कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सीटें 206 से ऊपर नहीं जाने देना है। इसके लिए सीआईए और मोसाद ने मिलकर काम किया। केतकर ने आगे आरोप लगाया कि मोसाद ने भारत के राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों का बारीक डेटा तैयार किया। ये सिर्फ मतलब एक एक संसदीय क्षेत्र का बारीक डेटा मोसाद ने तैयार करवाया। ये आगे पूरी और डिटेल्स हैं। मुख्य यही पूरे का पूरा सारांश यही है भाऊ। ये तमाम जो पर्दे के पीछे भीतर खाने की चर्चाएं वो पहली बार खुल करके मंच से बोली गई है। क्या हालांकि वाकई ये सीआईए देखिए मोसाद के फिल्म है? आशीष जी, जो केतकर साहब को जानते हैं हम भी बहुत, और मैं उनको राजनेता की तरह से नहीं, एक वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हाँ, और हाँ, होनहार व्यक्ति, पढ़ा लिखा संपादक है। वो संपादक किसी मर्जी से नहीं, बहुत सारे पढ़ते हैं, उनके भाषण बहुत सुने जाते हैं विभिन्न सब्जेक्ट्स पे, और उनके लेख भी जब संपादकीय भी होते तो वो पढ़े जाते थे। हाँ, उन्हें थोड़ा सा कांग्रेस के तरफ झुकाव करके माना जाता है, क्योंकि वो बेसिकली सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हैं। वो खुद ब्राह्मणों के खिलाफ जाके भाषण देते हैं। उनको धुतकारा भी जाता है, उनके पुतले भी जले जाते हैं, क्योंकि वो जाति पाति के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे केतकर साहब के कई जीवन के अंग हैं। और जहां तक सवाल है कि केतकर जी का एक डिटेल इंटरव्यू भी हमारे यहाँ, जब वो राज्यसभा सदस्य से निकल रहे थे, तब एक डिटेल इंटरव्यू भी हमारे यहाँ हुआ था। लेकिन अब यदि मैं बात करूं, जो केतकर साहब कह रहे हैं, आपको याद होगा आशीष जी, यदि हमारे दर्शक जो लगातार हमको रेगुलर देखते हैं उनको याद होगा, कई जगह हमने डीप स्टेट की जब बात हुई, डीप स्टेट की बात की, तब हमने कई बार कहा कि इस देश में जब इंदिरा गांधी जी ने सीधा सीधा अमेरिका के आंखों में आंखें डालते हुए व्हाइट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया, उनके 10 बार धमकाने के बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, युद्ध में चली गई। 7वां बेड़ा आने के बाद भी वो लगातार डटी रही। मात्र इतनी औकात नहीं थी कभी अमेरिकन राष्ट्रपति की कि जो इंदिरा गांधी जी के सामने बोले। ये बात अलग है कि व्हाइट हाउस में बहुत इंदिरा गांधी के बारे में गंदी टिप्पणियां की गई, जो 25 साल बाद जहां वहां डॉक्यूमेंट डीनोटिफाइड होते हैं, उसमें बहुत सारी बातें आई। किसिंजर की किताब में बहुत सारी बातें आई है, जब वो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे अमेरिका का, वो पीरियड था ऐसा। तब भी हम कहते थे कि तब इंदिरा जी की सरकार युद्ध जीतने के बाद भी इंदिरा जी के खिलाफ एक माहौल बना देश में, और इमरजेंसी इंदिरा जी को इतना पुश किया गया कि आपातकाल लगाना पड़ा। इंदिरा जी को यदि इस देश में तानाशाही होना होता तो आपातकाल उठाती ही नहीं, हाँ, बिल्कुल। चुनाव ही नहीं करवाती है। ये जानते हुए कि इस देश में चुनाव होंगे तो वो हार जाएगी, इसके बावजूद उन्होंने चुनाव करवाए, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं वो डेमोक्रेसी वैल्यू थी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी वो, जिनके डेमोक्रेसी में अथाह विश्वास था। तो कुल मिलाकर तब पहला एक ऑपरेशन मैं मानता हूँ इस देश में तब हुआ था। दूसरी बार जब हुआ, तब एटॉमिक, मैं कई बार इसके पहले भी इसका उच्चारण कर चुका हूँ, क्योंकि आप इस बार बात निकली है तो जरा फिर डिटेल ही करें। जब दूसरी बार जब हुआ, तो आपको याद होगा कि एटॉमिक एग्रीमेंट जो अमेरिका के हाँ, साथ करना था, उसके वजह से लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया और मनमोहन सरकार अल्पमत में आ गई थी। ऐसे टाइम पर मुलायम सिंह और बाकी कुनबे ने सरकार को साथ देके सरकार तो बचा ली, और मनमोहन सिंह के ऊपर यहाँ तक आरोप लगे कि वो सीआईए के एजेंट है, अमेरिका के है, वर्ल्ड बैंक में थे, तब से अमेरिका का था। बहुत सारे इन्हीं जो अभी विपक्ष में थे उन लोगों ने बहुत आरोप लगाए, लेकिन वो मनमोहन सिंह थे। उन्होंने एटॉमिक एग्रीमेंट तो किया, लेकिन
जो अमेरिका को अपेक्षाएं थी कि बहुत सारे रिएक्टर्स के ऑर्डर मिलेंगे और बहुत सारा बिजनेस मिलेगा, उन्होंने पहला रिएक्टर का ऑर्डर फ्रांस को दिया, दूसरा रशिया को दिया और अमेरिका को दिखाया ठेंगा। इससे अमेरिका हम्म। नाराज हो गई और फिर आप याद होगा मिडल ईस्ट और उस पूरे वहां पे एक पिंक पिंक रिवॉल्यूशन चलता रहा। उसी का एक्सटेंशन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मनमोहन सिंह की सरकार और अन्ना हजारे का आंदोलन और उसमें संघ से लेके बीजेपी से लेके तमाम लोग साथ में आ गए और ये सरकार इतनी बदनाम की गई कि मानो सबसे ज्यादा आजादी के बाद की भ्रष्ट सरकार मनमोहन सिंह की है। लेकिन ताज्जुब है आज 11 साल हो गए, 11 साल से ज्यादा हो गए नरेंद्र मोदी जी को उसके बाद आने पे, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनमें से एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए। एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए। वो एक प्रोपेगेंडा था क्योंकि उनको मनमोहन सिंह की सरकार नहीं चाहिए थी। उन्हें वो सरकार चाहिए अमेरिका में, भारत में जो अमेरिका के सामने घुटने टेके। और हम देख रहे हैं हमारी सरकार कैसे घुटने टेकती है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री भले ही कहे पब्लिकली, प्रधानमंत्री का बड़ा अजीब नेचर हो गया है अभी। पब्लिकली वो पब्लिक की बात करते हैं और प्राइवेटली प्राइवेट लोगों की बात करते हैं। कभी-कभी पब्लिकली भी प्राइवेट लोगों की बात करके देश के विकास के साथ जोड़ते हैं। बड़ा अजीब इनका अब नेचर हो गया है। तो उन्होंने कस्में खाई थी कि मैं किसान का मैं कितना भी बड़ी मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। अरे काहे की देश कीमत चुका रहा है भाई, आप थोड़ी कीमत चुका रहे हो। आप तो कीमत पा रहे हो सत्ता में बैठने की। आज कॉटन खोल दिया, आपने सोयाबीन खोल दिया तेल के रूप में, अब मक्का भी खोलोगे। उसके बाद अमेरिकन ट्रेड से एग्रीमेंट होने के बाद क्या-क्या खुलेगा इस देश का पता नहीं। और अमेरिका आज भी 50% टैरिफ लगा के हमें रगड़ रहा है। हम्म। वो मुँह पे भारत को गाली देता है, मुँह पे बोलता है कि इनकी मैंने डाँट के और इनको धमका के मैंने सीज़ फायर किया, लेकिन हमें इतनी औकात नहीं है बोलने की कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। हम अपना वही तुनतुना बजा रहे थे कि उनने फ़ोन किया और हमने सीज़ फायर किया। हर जगह वो अपमानित कर रहा है। वो पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ने का सबसे बड़ा मसीहा मान रहा है। और जिस पाकिस्तान के आतंक से ये देश पीड़ित है, हम चुपचाप अमेरिका को अपना दोस्त मान रहे हैं। अजीब विडंबना है। अमेरिका के खिलाफ जब इंदिरा गांधी ने हुंकार भरी, तो इंदिरा गांधी को पूरे हिमालय जैसा साथ देने वाला रशिया आज आपने दूर कर दिया। रशिया भी पाकिस्तान के पास चला गया। चाइना पाकिस्तान के साथ है। कहाँ हैं हम? तो अमेरिका खेलता है, ये बात तो है। बिल्कुल डीप स्टेट है। अब प्रधानमंत्री के इज़राइल के रिश्ते ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं। उनके चाइना के रिश्ते सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। मुझे आदरणीय हाँ। शरद पवार जी ने एक बार एक किस्सा सुनाया था कि जब शरद पवार कृषि मंत्री थे, केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे और नरेंद्र मोदी जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी उनको केंद्र सरकार के पास, वो शरद पवार जी के पास आते थे। क्योंकि अडानी एक कॉमन फैक्टर था। शरद हाँ। पवार भी अडानी के बड़े अच्छे मित्र थे और वो भी अडानी के। अब पता नहीं किसका इन्वेस्टमेंट अडानी में लगा है, ये तो अडानी जाने। लेकिन शरद पवार ने अपने जीवनी में 2 पन्ने लिखे हैं अडानी पे। इतना अडानी नज़दीक है शरद पवार के। और लोग कहते हैं कोई भी उद्योगपति शरद पवार के तभी नज़दीक होता है जब उनका उनके साथ कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है। ये है, उसमें कोई नहीं। शरद जी का मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन अब एक पत्रकार एक विश्लेषण करने बैठूँगा तो मेरा पिता भी आया तो मैं नहीं छोड़ सकता। ये तो शरद पवार है। जो वस्तुस्थिति है वो वस्तुस्थिति है। शरद पवार एज़ अ पॉलिटिशियन बात अलग है। शरद पवार एज़ अ बिज़नेसमैन बात अलग है। शरद पवार एज़ अ लॉबिस्ट बात अलग है। तो हर आदमी के एक-एक पहलू है। तो शरद पवार के वो अडानी कॉमन फैक्टर था। तो ये शरद पवार के पास गए कि हम भी इज़राइल ने पहली बार इंडिया के मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखने के लिए। तब शरद पवार जी के नेतृत्व में डेलीगेशन जा रहा था। इन्होंने कहा शरद पवार जी को कि मुझे डेलीगेशन में ला दो। उन्होंने कहा कि अरे इंटरनेशनल डेलीगेशन है ये, मैं थोड़ी तय करता हूँ। मैं उस डेलीगेशन का एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नाते अध्यक्षता कर रहा हूँ, लेकिन ये पीएमओ तय करता है। बोले आप मेरे लिए बोलिए। तो शरद पवार जी ने मनमोहन सिंह जी को कहा कि वो नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री, वो भी आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अरे बिल्कुल ले लो, बिल्कुल ले लो। एक मैसेज जाना चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड कि हमारे यहाँ राजनीति नहीं होती। वे भाई गुजरात में भी एग्रीकल्चर है, ऐसा थोड़ी है। यदि वो इज़राइल जाएँगे, देखेंगे चीज़ तो गुजरात का भी भला होगा। गुजरात भी हमारा ही है। बिल्कुल ले जाइए। तो बोले पॉजिटिव नोट पे उन्होंने कहा तो हमने इंक्लूड किया। अब ये वहाँ गए। जब वापस आ रहा था डेलीगेशन, इन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आऊँगा।
तो अरे शरद जी ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, ये डेलीगेशन के साथ डेलीगेशन ही वापस आता है। ऐसा एक हाँ। आदमी 2 दिन के लिए टूर ट्रैवल ऑपरेटर नहीं है, ये 2 दिन एक्स्ट्रा रह लिए कहीं। ये प्रोटोकॉल है भाई, आप एक प्रोटोकॉल के तहत गए हो, प्रोटोकॉल के तहत आना होता है। लेकिन ये गायब हो गए वहां से, एम्बेसी परेशान, सब परेशान। फिर इजराइल गवर्नमेंट ने ही इनको कहा कि आपके एक मुख्यमंत्री की रिक्वेस्ट है कि वो कुछ दिन रुकना चाहते तो रुकने दीजिए उनको, वी विल अलाउ, विल एक्सटेंड हिज वीजा। उन्हें एक्सटेंड वीजा किया और ये बिना मोदी जी के वहां है। तो मोदी जी 15 दिन वहां रहे। तो क्या किया मोदी जी ने? भाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो वैसे भी मिल रहा, देख ही लिया था। क्या मोदी जी ने उनके साथ कुछ अलग अपने लेवल पे संबंध स्थापित किए? आज भी ऐसी चर्चा बहुत है कि मोदी जी के लिए एक अदृश्य कवर इजराइल सिक्योरिटी का है, हाँ, ये चर्चा होती है। आज भी है। ठीक है, वो तो उसके बाद जब ये आए स्पाई मुख्यमंत्री, वेयर भी तो वही का है, जो यहाँ वही पे का है। फिट किया गया को पत्रकार हाँ, से के वो सामने। अरे भाई साहब जो ये पेगासस जो है, हाँ, तो Pegasus। पेगासस पे तो कई आरोप है आशीष जी। मैं अभी महाराष्ट्र में बैठा हूँ। हम्म। पेगासस पे आरोप ये भी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शायद खरीदा है, हम्म। क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट का डेलीगेशन एग्रीकल्चर के नाम से इजराइल गया वाह। और वो खर्चे ऑफिशियल लगे हैं। हम्म। ऑडिट ऑब्जेक्शन आए उस पे। एक डिप्टी डायरेक्टर का अपना करियर खत्म हो गया उसमें, पब्लिक रिलेशंस में। उसने कहा कि मैं सर फाइल पे साइन नहीं करूंगा, इसे मर जाऊंगा मैं तो। ये हमारे लोग एग्रीकल्चर के किसी के नाम पे कैसे चले जाएंगे? हम्म। आरोप है। अब इसमें सब चुपचाप, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये सारा इसी के साथ उनका चाइना के साथ भी चीफ मिनिस्टर करके बहुत उन्होंने टूर किए। चाइनीज के साथ उनके पर्सनल संबंध, चाइनीज गवर्नमेंट से बात करते थे। वर्तमान में जो अभी हमारे जो दुर्भाग्य है देश का, जो विदेश मंत्री है अभी, वो वहां चाइना के एम्बेसडर हुआ करते थे, तो वो तब से दोस्ती है। तो कुल मिलाकर ये इशू था। अब मैं एक दूसरे पहलू पे आता हूँ। जो नतीजे बोल रहे थे 44 पे आ गए, उसी नतीजे की बात करता हूं मैं आपको। तब जो सर्वे, जो बीजेपी का या संघ का जो सर्वे लीक होता है बाहर, और एक बीजेपी के बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर ने भी मुझसे ये बात शेयर की थी कि हम 200-205 तक इस बार आएंगे, ऐसा लग रहा है। और तभी खबरें उड़ी थी कि कम आएंगे तो गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे, और गडकरी का नाम उछल रहा था, और बहुत फिर गडकरी के खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट भी चले। ये उसी पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो मैं एबीपी माझा के लिए भी एक उनका विशेष 10 साढ़े 10 बजे शो होता था, उसमें भी मैं जाता था, मराठी शो पे, और एबीपी पे भी रहता था। तो मैं जब माझा पे गया रात को एक दिन शो करने, तो एक वरिष्ठ पत्रकार एबीपी के, जो अभी एबीपी में नहीं, काफी किताबें भी लिखी, इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार थे। उन्होंने कहा कि भाऊ क्यों अड़े हो 205 पे? मैंने अड़े अड़ी की बात नहीं, कोई मेरा पर्सनल थोड़ी है यार। ये मैंने बोला मटके का आंकड़ा थोड़ी है जुए का, कि सुबह उठ के मैं रतन खत्री थोड़ी हूं यार, कि सुबह उठ के मैं आंकड़े रिलीज करूं। ये भाई स्टडी है, विभिन्न सोर्सेस है, ये है वो है। वो बोला 305। आशीष जी मैंने माना नहीं। बोला बैठो। मैं मेरा प्रोग्राम वहां पे 11 बजे खत्म होने के बाद 11:30 तक बैठा। उन्होंने एक कागज लिया, बोले लिखो। उन्होंने लिखवाना शुरू किया, जम्मू कश्मीर में इतना इतना इतना, बंगाल पे। मैंने बोला 2 बड़े मुश्किल से। बोले 18। मैंने नहीं 18 नहीं। बोले 18 बंगाल में। और उन्होंने डायरी निकाल के मुझे 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम लिखवाए आशीष। आप मानोगे नहीं। बोले कागज पॉकेट में रखना है। 305 ±5, ये उनका स्टेटमेंट था। नतीजे आए वही आए। हाँ, वही थे। और 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज वही थी। मैं तो नतीजों के बाद मैं एक दिन मिलने गया, दूसरे दिन एबीपी में, क्योंकि मैं पैनल पे रेगुलर था, तो मुझे कोई अंदर धनाधन, मैं अंदर एंट्री होगी, मैं ढूंढ रहा था, तो उन्होंने मुझे ऐसा हाथ किया और कैंटीन की तरफ इशारा किया। पीछे कैंटीन थी, पुराना ऑफिस में, 62 सेक्टर की बात कर रहा हूँ।
तो कैंटीन के पीछे एक दरवाजा खुलता था, जो पीछे पेड़ वेड़ थे, लोग सिगरेट विगरेट पीने खड़े हो जाते थे। हाँ, तो वहां वो मेरे साथ खड़े हो गए, हम्म, सिगरेट जलाई उन्होंने। बोला क्यों, मजा आ गया कि नहीं? बोले मेरे बाप, तुम्हारे पास जब इतनी इंफॉर्मेशन थी, इतनी टू द पॉइंट, तो तुमने चैनल पे क्यों नहीं चलवाई? बोला मैंने भी तुझे चलाने के लिए नहीं बोला था, मुझे मालूम था तू 205 पे अड़ा रहेगा, हम्म, इसीलिए तेरे साथ शेयर की थी। बोला ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है अशोक जी, जहां बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष यूं निपटाए जाते हैं, आप और मैं तो बोले किस खसखस का दाना भी नहीं है उनके सामने। हम्म, इसलिए इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं थी, ये सिर्फ अपने ही लिए थी। तो मैंने बोला इसमें कौन कौन है? तो उन्होंने मुझे इजराइल, अमेरिका और एक और नाम बताया, जापान। हम्म, ये हम्म, कार्टर है जो ये हम्म, खेल खेल रहा है। तो हम्म, अगला सवाल क्या हो सकता है, उनको क्या फायदा? हम्म, हम्म, तो उन्होंने कहा नोट करो चार पांच चीजें। हम्म, इस देश में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन शुरू होगा, हम्म, छोटी छोटी कंपनियां रेलवे लेगी, हम्म, फिर एक जापान की बड़ी कंपनी आके सारे कंपनियों को टेक ओवर करेगी, और जापान इस देश की ट्रेन चलाएगा। पॉइंट नंबर वन। हम्म, पॉइंट नंबर टू, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होंगे, हम्म, कारपोरेट फार्मिंग धीरे धीरे अलाउ होगी, हम्म, और इजराइल की कंपनियां हमारे देश का एग्रीकल्चर हैंडल करेगी। हम्म, मतलब अमेरिका क्या करेगा? बोले हमारे यहाँ अमलगमेशन ऑफ बैंक्स होगा, कई हम्म, राष्ट्रीयकृत बैंक एक एक में ऐसी मिलाई जाएगी। हाँ, आखिर में इस देश में एक या दो या तीन ज्यादा से ज्यादा नेशनलाइज बैंक होगी। हम्म, एक दिन अमेरिकन बैंक्स उन बैंक्स को टेक ओवर करेगी। अमेरिका बैंकिंग में इंटरेस्टेड है, जापान रेलवे इंटरेस्टेड है, और वो एग्रीकल्चर में। आशीष जी, उस बात को आज आप इमेजिन करिए, 305 वाला आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। उस दिन से आज तक क्या हो रहा है? बैंकों का अमलगमेशन हो ही रहा है, बैंक हो एक रहा है। एकीकरण हो रहा है। कितने निपट गए? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आई गए थे, और हम्म, धीरे धीरे आ ही रहे हैं। हाँ, ठीक है, और रेलवे का प्राइवेटाइजेशन भी शुरू हुआ है। हम्म, हम्म, तो मैंने बोला दिस इज सेलिंग ऑफ द कंट्री। बोला यस, हु केयर्स? हम्म, बोला हु केयर्स? बोला कहाँ तुम इधर से वो 3% जाटों ने इधर कर दिया, और ये दलित उधर जाएंगे, तो वो ओबीसी इधर जाएंगे। अरे क्या मतलब, आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। जरा थोड़ा इंटरनेशनल मैगजीन्स भी पढ़ा कीजिए, जरा अंतरराष्ट्रीय पोर्टल्स पढ़ा कीजिए, विश्व में क्या हलचल हो रही है ये देख लीजिए। सिर्फ बोले वहां बोल के एक शब्द आपको याद है वानखड़े, मैंने बहुत बार तुम्हारे मुंह से सुना, ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज। साला कहीं से सुन के आया और वहीं बार बार परोसता है। ग्लोबल विलेज के मायने समझ। मैंने बोला सर मतलब मैं तो होश फक्ता हो गए। तो मैंने बोला सर फिर प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? बोला वो झोला उठा के चले जाएंगे, उनका क्या है। और ये शहने शहने होते दिखाई देता है, इसीलिए उनका ये आरोप में मुझे तथ्य दिखाई देता है। क्योंकि चुनाव हमने भी कवर किए, चुनाव के नतीजे ऐसे एड्रप्ट आने जब शुरू हो गए, तब समझ में आ गया कि डिजाइनर हो गए। हाँ, लोकसभा में जिस हिसाब से मैंने एक एक चीज बताई थी, जो उतरे वहां पे, उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा में कैसा एकदम 130 पहुंचती है। क्या हो गया, लाडली बहना? वो सब कवर फायरिंग है, लाडली बहना और ये कवर, सब पता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्योंकि मैं जानता हूं कोई महिला यदि कांग्रेस मेंटेलिटी की है, तो उसको आप 50,000 रुपए भी दो तो पैसे भी लेगी, लेकिन वोट उधर ही देगी। अरे जिसका बेटा भाऊ इसी बिहार में, जिसका बेटा 5 साल पटना में नौकरी के लिए लाठी खाया है, हाँ, वो क्या वो महिला 10,000 रुपए में अपने बच्चे बच्चे पे गिरी हुई एक लाठी, माँ को तो कभी नहीं भूलती है। कहते ना फोटो खींच गया आंख में, वो होता है। ये पूरे पूरे 5 साल लाठियां खाए बच्चे पटना की सड़कों पर, और खासकर जब से बीजेपी के साथ रहे नीतीश कुमार, तब से तो धनाधन लाठी ही गिरी है। तेजस्वी के साथ तो तो नौकरी मिली थी, कैसे दे तो देगा वो? लेकिन एक सवाल, एक और मेरे मन में भी सवाल है। सवाल ये है कि ठीक है, ये सब डिजाइन था, सीआईए, मोसाद, सबने करके, लेकिन सिर्फ अब ये बात आगे बढ़ चुकी है,
सिर्फ कांग्रेस को हटाने का ही प्लान था या वो व्यक्ति भी तय था जिसको लाने का? क्योंकि नेशनल राष्ट्रीय फलक पर मोदी का अवतरण, ये मतलब होता है ना कि हमेशा लीडर एक होता है, मेकिंग ऑफ ए लीडर, एक प्रोसेस होता है, नेता बनने का एक प्रोसेस होता है। नेता राष्ट्रीय फलक पर दर्द से गिरता नहीं है। आडवाणी हो, अटल जी हो, या जितने नेता हो, नरसिम्हा राव हो, सीताराम केसरी हो, जिसके नाम पर भाजपाई खुश होते हैं, सबका एक प्रोसेस है मेकिंग का। मोदी नहीं, जी देखिए एकाएक दर्द राष्ट्रीय फलक पर आए। प्रोसेस उस प्रोसेस वक्त तो है, उनके समानांतर उनसे योग्य नेता भाजपा में थे, आधा प्रोसेस तो दर्जन है, से ज्यादा। हम्म। प्रोसेस तो है। हम्म। मोदी जी कभी चुनाव नहीं लड़े। हम्म। मोदी भी जी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहे गुजरात में, फिर हम्म। जनरल सेक्रेटरी बन के बाहर आए। हम्म। केशु भाई की उनकी कभी पटती नहीं थी। हम्म। केशु भाई एक बाई इलेक्शन हार गए। कितना? एक बाई इलेक्शन। ठीक, हाँ। हम्म। और एक बाई इलेक्शन में केशु भाई के जगह पे मोदी जी को भेजा गया हम्म। और फिर मोदी जी को वहां एस्टेब्लिश किया गया। हम्म। ये बहुत सारी इसमें फैक्टर्स है। जो फैक्टर्स साहब बोल रहे हैं वो भी है, वो भी इट वाज ऑल वेल डिजाइन। फिर उसके बाद गडकरी दूसरी बार अध्यक्ष बनने के लिए फॉर्म भरते और पूर्ति पे रेड हो हाँ। जाती है। हाँ। अब क्या निकला उसमें से बताइए मुझे, हम्म। क्या निकला गडकरी के? एक सिस्टमैटिक होता है। देखिए, गडकरी का नाम जैसे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके बहुत आपाधापी हो रही है। हम्म। संघ और बीजेपी में तनातनी चल रही थी बिहार के चुनाव हम्म। तक। हम्म। अब तो छोड़ दीजिए, अब तो संघ सरेंडर हो गया। अब मोदी में हनुमान दिखने लगा संघ हम्म। चालक को। हाँ। 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 हम्म। अब वो यदि हनुमान दिखने लगा तो फिर अभी इनको जाम्बुवंत बन के ही हनुमान का साक्ष देना है। हम्म। भाई जाम्बुवंत सबसे सीनियर थे, हनुमान जी भी हाँ। जाम्बुवंत जी की इज्जत करते थे। हम्म। तो मोहन भागवत में हमको जाम्बुवंत दिखने लगे अभी। हम्म। और यदि इनको हनुमान बना दिया तो मुझे लगता है अमित शाह में राम दिख गया ऐसे नहीं बोलेंगे कल मोहन भागवत जी। आप कुछ हाँ। भी बोल सकते हैं कहीं पे भी। हम्म। तो ये जो पूरा सिस्टम था, जैसे ही गडकरी का थोड़ा ग्राफ ऊपर उठने लगता है, ऑल ऑफ अ सडन फ्लड हो गई खबरें। और एथेनॉल 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 एथेनॉल। हम्म। और गडकरी का बेटा करोड़ों कमा रहा है, गरीब लोग पेट्रोल भर रहे हैं और गाड़ियां खराब हो रही है और इथेनॉल से, और ये और वो बम्बार्डिंग हुई। जहां वहां आप जो यूट्यूब खोलो, एथेनॉल एथेनॉल, हम्म। गडकरी का हम्म। भ्रष्टाचार, बेटे को करोड़ों रुपए कमाए। हम्म। गडकरी आज से नहीं सालों से कहते आ रहे हैं कि नेताओं को बिजनेस पहले करना चाहिए, अपना घर चलाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, राजनीति से पैसे मत कमाओ। और गडकरी के बेटे का एथेनॉल का प्लांट तब डला था जब गडकरी अध्यक्ष भी नहीं बने थे। एथेनॉल का सिस्टम यूपीए सरकार में शुरू हुआ था, ये एथेनॉल आएगा करके। हम्म। जब एथेनॉल आएगा करके जब यूपीए सरकार ने तय कर लिया कि एथेनॉल मिक्स करना है पेट्रोल में, तब जाके एथेनॉल को आने वाले समय में अच्छा डिमांड हो सकता है कि एथेनॉल का प्रोजेक्ट डाला। लोग हाईवे निकलता है तो आसपास की जमीनें खरीद लेते हैं कि डेवलपमेंट होगा। तो गडकरी के बेटे ने कभी अपने आप को एमएलए का टिकट नहीं मांगा, एमपी का टिकट नहीं मांगा। गडकरी के बेटे का नाम भी नहीं मालूम लोगों को, कभी लाइमलाइट में भी नहीं रहते, अपना बिजनेस करते हो। उनके कई बिजनेस है, कई यूनिट है, कई इंडस्ट्रीज है। अच्छा, एथेनॉल डालो करके क्यों? गडकरी के पास पेट्रोलियम मंत्रालय नहीं है। हम्म। जो मंत्रालय है ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, वहां सेक्रेटरी गडकरी की नहीं सुनता, तो गडकरी पॉलिसी बदल देंगे। नहीं, वो लेकिन तो ये कहते सिस्टमैटिकली देखिए, एक हाँ। कैंपेन डिजाइन होता है, कैंपेन चलाया जाता है। हाँ। क्योंकि गडकरी अमेरिका को सूट नहीं होंगे किसी भी हालत। हम्म। उनको वो आदमी चाहिए जो गाली भी दे तो नीचे मुंडी करके सुन ले। हाँ। हाँ।
और जिसकी बस इतनी गट्ठर और फाइलें और सुब्रमण्यम स्वामी के हाँ, मुताबिक मैं अनुसार जिसकी फाइलें हाँ पड़ी हुई है अमेरिका के पास। फाइलें हैं। हाँ अरे कई बार तो ये बड़बोला जो है ट्रम्प, ये तो बोल भी दिया एक दिन, हाँ कि नहीं बोलूंगा नहीं तो करियर खराब हो जाएगा इनका, करियर मैं नहीं खराब हो चाहता। जाएगा, मेरे मेरे मित्र का करियर खराब हो जाएगा। क्या ऐसा भैया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के करियर खराब कर देगा तू? तो ये सारी जब बातें देखते हैं तो फिर जो वक्तव्य आया सामने उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, या इन सारे सवालों के जवाब आने चाहिए। आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, मुझे तो लगता है आने ही चाहिए भाई मैं सवालों के जवाब। जिस दिन देखिए इजराइल का और जैसे ही हमला हुआ, इजराइल और पैलेस्टाइन में, जैसे ही फिलिस्तीनी में जैसे ही झगड़े चालू हो गए, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल के पक्ष में ट्वीट कर दिया था। हाँ बाद में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को ट्वीट वापस करवाना पड़ा। वो किरकिरी हो हम्म गई। देश की विदेश नीति एक कहती है आप यहाँ पे इजराइल प्रेम आपको उड़ आता है 2-2 मिनट में। ये आना तो चाहिए इस पर स्पष्टीकरण, और कई चीजें हैं पॉइंट्स में, बिल्कुल आखिर में 30 सेकंड में आप देखिए। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम शुरू होती है यहाँ पर, उसमें फंडिंग वगैरह को लेकर बहुत चर्चा होगी, उसकी बात नहीं करेंगे। वो सारा कैंपेन शुरू हुआ भ्रष्टाचार विरोधी, उसके पीछे एक व्यक्ति था जिसकी लाइन पर शुरू हुआ, वो व्यक्ति था विनोद राय। विनोद राय आज की तारीख में मौज में है, सरकार के आज भी सरकार की कृपा से मौज में है। और वो विनोद राय जो आरोप जिस तरह के लगाए विनोद राय ने, अदालत में माफी मांगी है विनोद राय ने, अदालत में माफी मांगी, लेकिन आंदोलन खड़ा करवा दिया सीएजी। उसके बाद कोई 10-11 साल में सीएजी नहीं जानता, आंदोलन हो गया। अब उसके तो बाद उसके बाद माफिया, तो सीएजी, भाई इनको समझ में आ गया कि सीएजी से हमने आंदोलन खड़ा करवाया, कोई दूसरा सीएजी आके हमारा निपटारा कर सकते, तो इनने हाँ सीएजी के हाथ पर ही काट दिए। खत्म कर दिया। अब तो उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट भी आती है तो अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को निपटाने के लिए, जैसे हाँ पिछली रिपोर्ट आई थी गडकरी को निपटाने के लिए। वो भी 4 साल पहले, 3 साल, मतलब पूरे हाँ 11 साल में एक ही बार सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा हुई थी, जब गडकरी के द्वारका एक्सप्रेसवे और इस सब की चर्चा उसमें आई। उसके बाद भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से कांग्रेस को निपटाने की मुहिम थी। अब भाजपा में अपना चेहरा लाने की, देखिए कुमार केतकर साहब के बात पर, भाजपा में भी अपना चेहरा लाने के लिए वहां भी निपटाना था, तो वहां भी निपटाया। वहां पर उस वक्त गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उभरता हुआ चेहरा, तो गडकरी को निपटाया। उस निपटाने की मुहिम में भाजपा के कुछ बड़े लोग थे और उसमें चिदम्बरम साहब की कृपा थी। चिदम्बरम साहब, अब ये अपने अहमद पटेल, ये सब। अहमद हाँ, कृपा थी इन क्योंकि सब की। वही खैर, वही देखिए गुजरात की वही एक विंडो ओपन थी कांग्रेस में, अहमद पटेल। हम्म, हम्म, मोदी जी के उत्थान में जितना मोज़ाद, सीआईए, संघ, अडवाणी जी, जो जो भी आप नाम लो, हम्म, उनका जितना सहयोग होगा और उतना जितना रोल होगा, उसमें 30% रोल हम्म, अहमद अकेले पटेल का था। अहमद अकेले पटेल। अहमद पटेल का था। हम्म, तो खैर खैर चलिए, अब तो मोदी जी हैं 11 साल से, और बार बार बीच बीच में अमेरिका से आता भी रहता है कि भाई देखो हमसे पंगा नहीं लेना, वो बार बार धमकाता भी रहता है। और मोदी जी का रुख तो आप देखते ही हैं, अमेरिका के ट्रंप की धमकियों पर ट्रंप का नाम लेने में भी जबान कांपने लगता है। अब भक्त उसको कहते हैं कि भीतर का भक्ति भाव उमड़ रहा है तो अंतर्द्वंद से ऐसे ऐसे हिलता है हाथ। हम्म तो भक्तों की बात तो छोड़ दीजिए, वैसे ही कह देंगे इतना मित्रता है ट्रंप से कि उनका नाम नहीं लेते, क्योंकि होठ उनके थरथराने लगते हैं, जो भीतर का प्रेम उमड़ता है ट्रंप को लेकर के, इसलिए नाम नहीं लेते। तो इजाजत दीजिए हमें, केतकर साहब ने एक नया जो शुरू किया है, एक बयान से उनके विवाद शुरू हुआ है, अब विवाद बढ़ेगा ये देखिए। हालांकि इसको कांग्रेस में या अपोजिशन में ही इस विवाद को दफन करने की कोशिश भी होगी, भाजपा तो नहीं कर पाएगी, लेकिन कांग्रेस में ही इसको दफन करने की कोशिश होगी। थरूर जैसे लोगों को सामने लाया जाएगा, थरूर जैसे लोग हाँ कांग्रेस को ध्यान देंगे। सब हाँ, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, सब बहुत विदेश में मौज करके लोग आए हुए हैं। तो इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।